डार्क नाइट्स मेटल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बारबेटोस की फेवर में जाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं पे हमने साइबॉर्ग को एक बहुत ही बड़े अपग्रेड के साथ एक साइबॉर्ग 1 मिलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसने जस्टिस लीग को छुड़वाया था और वो अभी भी लड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी जंग, ये सारी की सारी तबाही सिर्फ 2 ही लोग रोक सकते हैं। एक वो सुपरमैन जो कि इस वक्त इस पूरी की पूरी चीज़ की बैक्टीरिया बन के रह गया है, और दूसरा है बैटमैन जिसके पास हर एक चीज़ का प्लान होता है, जिसके पास हर एक चीज़ को निपटने की तरकीब होती है। लेकिन वो दोनों ही इस वक्त उस डार्क मल्टीवर्स के अंदर फंसे हुए हैं, उन सारे के सारे इविल सुपरमैन्स और बैटमैन्स के बीच में, जिसको बारबेटोस ने उनको वहाँ छोड़ के फंसाया है। तो अब आगे Once upon a time there was a library full of stories जिनको कभी सुनाया नहीं जाता था। वो ऐसी इम्पॉसिबल स्टोरीज थी जो कि डेस्टिन्ड थी कि एक ना एक दिन तो वो ज़रूर होंगी। हो सकता है कि वो किसी सपने में या एक नाइटमेयर के अंदर तब्दील हो जाएं। ये वो स्टोरीज हैं जिनके बारे में बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये स्टोरीज जो हैं वो असल में हो रही हैं, और इस वजह से मेरी पूरी की पूरी लाइब्रेरी वो जल के राख हो रही है, और इस लाइब्रेरी के साथ साथ ये पूरी दुनिया भी जल के ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी कहानी की स्टार्ट हमारी डार्क मल्टीवर्स से होती है, जहाँ पे ब्रूस वेन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो बूढ़ा हो चुका है और वो यहाँ फंसा हुआ है। और वहीं से आवाज़ आती है कि कम ऑन ओल्ड फ्रेंड, अब वक्त आ चुका है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं और नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़। तो वहीं से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे बेसिकली सुपरमैन के कुछ अलग अलग मल्टीवर्स के वर्जन नज़र आते हैं, जिसमें से वो कहता है कि ईजी ब्रूस, हम यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। तो ब्रूस कहता है कि नहीं, तुम मेरे क्लार्क नहीं हो, तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा हूँ। तो वहीं से दूसरा सुपरमैन जो कि बैटमैन की तरह गेटअप किया हुआ है, वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि हम उसके नाइटमेयर्स हैं? लाइक अगर वो तुम्हें फाइनली अपने हाथों से जान से मार देता और उसके बाद वो तुम्हारा मेंटल ले लेता तो वो कैसा लगता? तो सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और वहीं से देखते हैं कि वो सुपरमैन कहता है कि अच्छी खबर ये है कि अब हमें तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सुपरमैन वो यहाँ पे आके फंस चुका है और वो हमारी ग्रेट बैटरी को जो है बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारी दुनिया अब खींचते हुए यहाँ पे आ रही है। बहुत जल्द वो तुम्हारी दुनिया इतनी ज़्यादा नीचे आ जाएगी कि हम वहाँ पे जाके आराम से उसको क्लेम कर सकते हैं, और हम यहाँ से तुम्हें निकाल के कहीं और ले जा सकते हैं जहाँ पे तुम्हें इन सारी की सारी चीज़ों से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे क्लार्क से दूर ले जाता हूँ। अब ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है अंकल वेन, क्योंकि अब आपकी उम्र नहीं रही कि आप ये सब कर सकें। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन को गुस्सा आता है और वो अगले पल उनको ज़ोर से झटका देते हुए पीछे फेंकता है और कहता है कि यहाँ से पीछे हट जाओ। अगर असली क्लार्क यहाँ पे होता तो कभी भी वो इस तरह के वेपन्स के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और अगर तुम लोग उसके सबसे ज़्यादा वर्स्ट फियर्स हो तो उसका मतलब ये है कि तुम लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और मैं अपने खिलौनों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और अगले पल बैटमैन यहाँ पे अपने पास से एक तरह का गॉन्टलेट निकालता है जिसके अंदर कुछ अजीब और गरीब स्टोन्स लगे हुए होते हैं। मैंने इस गॉन्टलेट को नाम दिया है 5 फिंगर डेथ पंच, और इस गॉन्टलेट के हर एक उंगली के अंदर एक अलग कलर का क्रिप्टोनाइट लगा हुआ है। एक गोल्ड वाला, एक पिंक वाला, एक ब्लू वाला, एक पिंक वाला, जिससे तुम्हें अजीब अजीब से इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इस वक्त तुम्हारी वीकनेस क्या है और क्या नहीं है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक तो तुम्हारी वीकनेस ज़रूर ही होगी। तो वहीं से वो सुपरमैन चिल्लाते कि अगर तुम कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे क्लार्क के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। तो वहीं से बैटमैन कहता है कि तुम्हें इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं इस नाइटमेयर के अंदर पिछले 30 सालों से फंसा हुआ हूँ। मैं जिन जिन चीज़ों से होकर गुजरा हूँ तो मैं सोच भी नहीं सकते हो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। क्लार्क डैम इट, वेक अप। तुम इस पूरी की पूरी बैटरी को पावर अप कर रहे हो, तुम ही इन सारी की सारी चीज़ों का सेंटर हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें जागना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वो सारे के सारे सुपरमैन उड़ते हुए बैटमैन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। तो बैटमैन अपने दिमाग के अंदर बस यही सोचता है, ब्लैक सन, इतने सालों पहले उस टोम के अंदर ड्रीम ने मुझसे कहा था, कॉल मी इन द प्लेस ऑफ द ब्लैक सन। ड्रीम ड्रीम डैनियल, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो सुपरमैन बैटमैन के पास आने के लिए अटैक करते हैं तो वहीं से बैटमैन जो है वो टेलीपोर्टेशन के जरिए वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमारी कहानी यहाँ से रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर शिफ्ट होती है, जो कि कॉस्मिक सेंटर ऑफ मल्टीवर्स भी माना जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वंडर वुमेन, कैंड्रा और डॉक्टर फेट यहाँ पे मौजूद है, जो कि उस एंथ मेटल के पार्ट को यहाँ ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके कुछ मॉन्स्टर्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे उनका रास्ता रोकने के लिए खड़े होते हैं, जिनसे वो मुकाबला कर रहे होते हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वंडर वुमेन, डॉक्टर फेट और सबको यही महसूस हो रहा होता है कि यहाँ पे वो मेटल यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है और उसको वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा लाइट है कि उसको ठीक तरीके से पता नहीं कर पा रहे। और कैंड्रा बताती है कि वही जगह है जहाँ पे कार्टर आखिरी बार आया था जब वो उस पूरे के पूरे डार्क के अंदर एडवेंचर के ऊपर निकला था। तो हो सकता है कि वो एंथ मेटल जिसको हम यहाँ डिटेक्ट कर रहे हैं वो उसकी प्रोबेबली मेस हो। तो डॉक्टर फेट बोलते हैं कि तुम्हारे ब्लैक हॉक्स और तुम लोगों ने मिलकर दुनिया के ऊपर से हर एक एंथ मेटल को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद तुम उसकी मेस के लिए कभी नहीं आए। तो कैंड्रा कहती है कि मैं इस वजह से यहाँ पे नहीं आई क्योंकि मुझे इससे हमेशा डर लगता था।
कार्टर वो हमेशा से इस बात को रिफ्यूज़ करता था, वो इस बात को कभी नहीं मानता था कि डार्क और ईविल करके इस तरह की कोई जगह हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा से जानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बारबेटोस वो मेरी हड्डियों के अंदर मौजूद है और वो हमेशा मुझे अपने बारे में बताता रहता है और मुझे लगता था कि मैं जो सोचती हूँ वो ठीक है। और जब कार्टर यहाँ से गया तो मेरे सारे के सारे डर सच हो गए। तो वंडर वुमन कहती है कि देखो, जो कुछ भी सच्चाई है कैंड्रा, हम उसको मिलकर फेस करेंगे और मैं इस बात का तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन वहीं से वंडर वुमन के कॉम से आवाज़ आती है कि वंडर वुमन, हमें यहाँ पे कुछ मिला है। एक्वामैन, क्या तुम्हें एंथ मेटल मिल गया है? तो एक्वामैन कहता है कि नहीं, हमें वो तो नहीं मिला, बल्कि हमें यहाँ एक मर्डरर मिला है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो एक्वामैन वो डेड स्ट्रोक के साथ मौजूद है, जो उसको वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की जगह पे लेकर आता है और कहता है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ों को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस वक्त उस जगह पे मौजूद हो जहाँ पे कबर है फर्स्ट किंग ऑफ एटलांटिस अरायन की। ये जगह बहुत ज़्यादा सैक्रेड है और यहाँ पे आना बिल्कुल मना है, खासकर उन लोगों का जो कि एटलांटिस से है ही नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पे जो कोई भी आया है वो बहुत ही ज़्यादा कोई ख़तरनाक शख्स था जिसने इन गार्ड्स को मार दिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली उनको जो एंथ मेटल की डिटेक्शन है वो इस पूरी की पूरी कबर के अंदर से आ रही होती है। और अगले पल डेड स्ट्रोक बिना कुछ सोचे समझे उस पूरी की पूरी कबर के शीशे को तोड़ता है अपनी तलवार से और कहता है कि ओप्स। तो एक्वामैन गुस्से में आकर कहता है कि यू बास्टर्ड, क्या तुमने मेरे एक भी अल्फाज को नहीं सुना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि ये टॉम बहुत ज़्यादा सैक्रेड है और उसको कोई छू नहीं सकता, और तुमने इसको तोड़ने की हिम्मत करी। तो वहीं से डेड स्ट्रोक कहता है कि तुम्हें मुझे जो करना है वो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ज़रा इसके अंदर झाँक के देख लो कि ये है क्या चीज़। और अगले पल एक्वामैन जब उस पूरे के पूरे शीशे के अंदर झाँक के देखता है तो वो कोई कबर नहीं बल्कि एक तरह का पोर्टल है, मतलब वो कहीं जाने का रास्ता है। तो एक्वामैन बोलता है कि हाँ, और वो एंथ मेटल हम यहीं से डिटेक्ट कर रहे हैं डायना, इसका मतलब ये है कि हमें वहाँ नीचे जाके देखना होगा। तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए तुम हमसे बात ना कर सको, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं से अगले पल डायना बोलती है कि चलो बहुत बढ़िया एक्वामैन, मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि तुम वहाँ पे सही सलामत पहुँच जाओ, जो कुछ भी हो वो अच्छा ही हो। ग्रीन लैंटर्न, क्या तुम लोग थैनेगार पे पहुँच चुके हो? और इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है यहाँ से हमारी दूसरी टीम के ऊपर, जो कि ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और प्लास्टिक मैन की है, जो कि प्लेनेट थैनेगार के ऊपर आए हैं यहाँ के राजा से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिटेक्ट करा है कि अगला जो एंथ मेटल है वो यहाँ इस प्लेनेट के ऊपर हो सकता है। और हम देखते हैं कि जब इनके राजा से वो यहाँ मिलने के लिए आते हैं तो उनका राजा, जो कि ओमिनार साइन होता है, वो बता रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ पे उनको एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो जिस एंथ मेटल को जानने के लिए, हासिल करने के लिए आए हैं, वो उसके बारे में बहुत पहले से जानता है और उसने ये पूरा का पूरा ट्रैप बनाया था उनको यहाँ तक बुलाने के लिए, क्योंकि इनका एक बहुत ही पुराना दुश्मन यहाँ पे उनका इंतजार कर रहा है। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ कोई और नहीं बल्कि स्टारो जो होता है वो यहाँ छुपा हुआ इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर मैनिपुलेट कर रहा होता है, और वो यहाँ मिस्टर टेरिफिक से अपना बदला लेने के लिए उनको यहाँ तक बुलाता है, क्योंकि दरअसल स्टारो और मिस्टर टेरिफिक का पिछली बार मुकाबला हुआ था जिसके अंदर मिस्टर टेरिफिक ने स्टारो को मार दिया था। लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि स्टारो वो मरा नहीं था। वहीं से मिस्टर टेरिफिक कहते हैं कि लॉर्ड साइन, आपको इस साइकोपैथ की बातों को इग्नोर करना होगा और मुझे सुनना होगा। अगर बारबेडोस ने अर्थ को वहाँ पे सिंक कर दिया डार्क मल्टीवर्स के अंदर, तो वहाँ पे सिर्फ अर्थ को खतरा और नुकसान नहीं बल्कि आपके भी पूरी की पूरी यूनिवर्स को नुकसान पहुँचेगा। तो वहीं से लॉर्ड साइन कहते हैं कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन ये सब कुछ गलत कह रहे हो। थैनेगारियंस जो हैं वो इस डार्क के बारे में बहुत ज़्यादा एओन पहले से ही जानते हैं, और हम इन सारी की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लोजली इनके ऊपर नज़र रख रहे थे, और इसीलिए हमने कंस्ट्रक्ट किया था इसको, यानी कि द फीनिक्स कैनन को। ये वो है जिसको सुपर मेटल यानी कि एंथ मेटल के ज़रिए जो है फ्यूल किया जाता है, और ये इतना ज़्यादा कैपेबल है कि सिर्फ इसका एक निशाना तुम्हारी पूरी की पूरी अर्थ को मिटा के राख कर सकता है। और जब से हमें डार्क के बारे में पता चला था और ये पता चला कि किस तरीके से तुम्हारा प्लैनेट इन सारी की सारी चीज़ों की चाबी होगा, तो तब से ही ये पूरी की पूरी कैनन जो है तुम्हारे प्लेनेट के कोर के ऊपर लॉकडाउन कर दी गई है, और तब से आज तक इसने कभी अपने टारगेट को नहीं बदला। जब मैं पहली बार इस पूरे के पूरे थ्रोन के ऊपर आया तो मैंने सोचा था कि मैं इस पूरे के पूरे कैनन के जरिए तुम्हारे होम को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और इस सारे के सारे खतरे को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूँ, लेकिन अब मुझे इस कैनन का इससे भी बड़ा एक पर्पस नजर आ रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इस पूरे के पूरे कैनन के फाइनल पीस को ले आए जिसकी ज़रूरत मुझे थी। इस पूरे के पूरे अंडे को ग्रैब कर लो। और हम देखते हैं कि दरअसल इस पूरे के पूरे कैनन के अंदर जो उसका प्लान है वो ये है कि वो यहाँ पे मिस्टर प्लास्टिक की एग वाली बॉडी का इस्तेमाल करना चाहता है एज अ गोला, और इसलिए उसने यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे बुलाया जाल में फंसाने के लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न यहाँ पे अपनी रिंग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्टारो वो अपनी साइकिक पावर से रिंग को इस तरह की कमांड दे रहा होता है कि वो उसकी कोई बात ना सुने, और इस तरह वो उनको कैद कर लेते हैं। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ब्रूस, हम कहाँ हैं आखिरकार, ये कौन सी जगह है? तो बैटमैन बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसा लगता है कि हम लोग इस अंधेरे में खो चुके हैं। लेकिन वहीं से अगले पल आवाज़ आती है एक रोशनी के साथ, नहीं, तुम लोग खोई नहीं हो। और हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारा सैंडमैन यानी कि ड्रीम आता है, और बैटमैन कहता है कि क्या तुम्हें इस बारे में अंदाज़ा भी है कि मैं कितने लंबे अरसे से वहाँ पर ट्रैप हुआ हूँ और तुमने मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया? जब तुमने मेरे इतना वक्त मदद नहीं करी तो तुम मेरी मदद अब क्यों कर रहे हो? तुम्हें अगर हमारी परवाह ही नहीं तो हमें उस डार्क के अंदर ही छोड़ देना चाहिए था ना। और अगले पल हम देखते हैं कि ड्रीम को गुस्सा आता है, वो अपने एक हाथ के इशारे के ऊपर
बैटमैन और सुपरमैन की रियलिटी को चेंज करते हुए उनको एक अजीब और गरीब जगह पे ले जाता है। ये बात मत समझो कि तुम्हें पता है कि मुझे किस चीज की परवाह है और किस चीज की नहीं है। आई एम डैनियल, कॉल्ड द लॉर्ड शेपर, द ड्रीम वीवर, द किंग ऑफ द रिडल रेल्म्स। तुम्हारी काइंड वाले मुझे सैंडमैन के नाम से जानते हैं और कुछ लोग द प्रिंस ऑफ स्टोरीज के नाम से। और ये स्टोरी मेरे लिए उतनी ज़्यादा पर्सनल है जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। और वहीं से सुपरमैन बैटमैन एक तरह की लाइब्रेरी के अंदर जाके गिरते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। तो सुपरमैन बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एलियन फील हो रही है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी फेमिलियर भी है। तो ड्रीम बोलता है कि हाँ, वो तुम्हें इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम इस जगह के ऊपर काफ़ी बार आ चुके हो। हर रात जब तुम सोते हो तो तुम इसी डोमेन के अंदर आते हो, जब तुम सपने देखते हो तो वो मेरे घर के अंदर देखते हो। तो वैसे सुपरमैन बोलता है कि ये सारी की सारी किताबें आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो ड्रीम बोलता है कि ये किताबें मेरी नहीं, ये लूसियन की लाइब्रेरी है और ये सेक्शन उन स्टोरीज का है जिनको ना ही कभी देखा गया है और ना ही कभी पढ़ा गया है। ये ऐसी स्टोरीज है जो कि हॉरर से भरी पड़ी हैं, लेकिन अब ये सारी की सारी कहानियां सच्चाई के अंदर बदलते जा रही हैं और वो भी सिर्फ बारबेडोस की वजह से, द डिस्ट्रॉयर। और जैसा कि अब ये सारी की सारी कहानियां सच हो रही हैं तो उसने इस पूरी की पूरी लाइब्रेरी को जलाना शुरू कर दिया है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी उसके साथ साथ सारी की सारी ड्रीमिंग जो है वो उसको भी अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। हर एक कहानी, हर एक स्टोरी हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो सुपरमैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए बारबेडोस को हराने के लिए, हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता हूँ सुपरमैन, लेकिन यहाँ इस जगह के ऊपर कुछ है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू द मोस्ट पावरफुल वेपन इन ऑल ऑफ क्रिएशन। मैं तुम्हें एक कहानी दे सकता हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ड्रीम हमें एक बहुत ही बढ़िया और उम्दा तरह की कहानी सुनाता है, जहाँ पे वो बताता है जब कुछ नहीं हुआ करता था इस यूनिवर्स के अंदर तो सिर्फ एक स्पार्क था और इस स्पार्क ने एक मोल्टन पोटेंशियल को जन्म दिया। वो स्पार्क उसने दो ऑपोजिंग फोर्सेस को क्रिएट किया, एक बनी मैटर और एक बनी एंटी मैटर, जिनको बनाया या मॉनिटर करने के लिए जो कुछ भी बनाया जा चुका है, जिनको मॉनिटर्स के नाम से तुम सब जानते हो। लेकिन इसके साथ यहाँ पे उनका तीसरा भाई भी मौजूद था जिसको वो सब देखने का टास्क दिया गया जो कि आगे आने वाला है। और ये बीइंग कहीं और नहीं बल्कि वर्ल्ड फॉर्ज के अंदर रहता है, जिसको तुम समझने के लिए आसान भाषा में कह सकते हो कि ये ही वो जगह है जहाँ पे जन्म लेती हैं डार्क मल्टीवर्स की पॉसिबल स्टोरीज। फॉर इयॉन्स वर्ल्ड फॉर्ज के अंदर जो तीसरा भाई था वो अपने हैमर को चलाता रहता था और वो सारी की सारी यूनिवर्स जो जो जन्म लेती थी वो उनको देखता था, उनको जज करता था। वो यूनिवर्सेस जो कि स्टेबल हुआ करती थी और सही सलामत होती थी, जो कि जीने के काबिल होती थी, उनको इस मल्टीवर्स का हिस्सा बना दिया जाता था। लेकिन वो यूनिवर्सेस जो कि अनस्टेबल होती थी और फॉर्जर के पास एक ग्रेट ड्रैगन हुआ करता था जो कि उन ट्विस्टेड और अनस्टेबल वर्ल्ड्स को ख़त्म कर देता था, जो कि इस पूरे की पूरे वर्ल्ड फोर्स से जन्म लेती थी, जिनका रहने का कोई मतलब नहीं बनता था। और वो ड्रैगन जो है उन यूनिवर्सेस को ख़त्म करने के बाद उनकी एनर्जीज़ को वापसी वर्ल्ड फोर्स के अंदर ले आता था, जहाँ पे ये पूरा का पूरा साइकिल चलता ही रहता था। और दरअसल ये ड्रैगन जो कि इन सारे के सारे मल्टीवर्सेस को ख़त्म करता था, जो कि इस पूरी फौज की एनर्जी को हमेशा चलाता रहता था, वो कोई और नहीं बल्कि वही दरअसल बारबेटोस है। और डैनियल बोलता है कि तुमने ठीक कहा बैटमैन कि ये बारबेटोस ही है, एक ऐसा ड्रैगन जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसको सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में पता है। और ये ड्रैगन वो है जिसने अब अपने मास्टर यानी कि फॉर्जर को जान से मार दिया है। और इसी वजह से अब वर्ल्ड फॉर्ज के ऊपर कोई नहीं है उन यूनिवर्स को हैमर करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, जो कि उनको रोक सके। और इस तरह जन्म होता है द डार्क का। अगर हमारे पास कोई भी उम्मीद की किरण बची है तो वो उस वर्ल्ड फॉर्ज के अंदर बची है, इससे पहले कि वो आखिरी ब्राइट मेटल की पॉसिबिलिटी जो है वो भी डार्क हो जाए। अगर वो पूरा का पूरा वर्ल्ड फॉर्ज एक बार डार्क पड़ गया तो ये समझ लेना कि बारबेटोस जीत चुका है और अब इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाने का कोई तरीका नहीं है। अगर वर्ल्ड फॉर्ज ही खत्म हो गया तो उसके बाद कोई ऐसी यूनिवर्स जन्म ही नहीं लेगी जहाँ पे एक अच्छी की और उम्मीद की किरण हमें नजर आए। और एक बार अगर बारबेटोस ने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड फॉर्ज को डार्क कर दिया तो ये डार्क मल्टीवर्स के नाइटमेयर्स जो है वो हमेशा के लिए सच हो जाएंगे। तो सुपरमैन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जिस एंथ मेटल की हमें तलाश है वो हमें वर्ल्ड फॉर्ज में मिलेगा। तो ड्रीम बोलता है कि वो मेटल जो कि फॉर्ज के ऊपर मौजूद है वो किसी भी मेटल से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसको तुम एंथ मेटल कहते हो वो तो सिर्फ एक स्ट्रेन है, नियरली प्योर, जिसको तुम नाइन्थ मेटल के नाम से जानते हो। और एक 8 मेटल होता है जिसको अर्थ के गॉड्स इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये ड्रैगन जो है इसके पास अपनी खतरनाक तरीके की आर्मीज हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। लेकिन उनका एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट भी है, लेकिन अभी तुम्हारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है सबके बारे में सोचने के लिए। तो बैटमैन बोलते हैं कि क्या हुआ अगर बारबेटोस ने ऑलरेडी वर्ल्ड फॉर्ज को जो है डार्क कर दिया हो। तो डैनियल बोलता है कि अगर वो फुल्ली डार्क हो चुकी है तो उसका मतलब ये है कि हम सब कुछ खो चुके हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। तो सुपरमैन बोलता है कि हम इतनी दूर आए हैं तो हम हार तो मानेंगे नहीं, प्लीज़ ड्रीम, डैनियल तुम हमारी मदद कर सकते हो। तो ड्रीम बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पैसेज को क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि अगर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं और तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है तो तुम इस वास्टनेस और डार्क मल्टीवर्स के अंदर हमेशा के लिए खो जाओगे। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया ड्रीम, कम ऑन ब्रूस, हमें ये करना ही होगा। तो ब्रूस कहता है कि क्लार्क मैं ये नहीं कर सकता। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ये तुम आखिरकार किस तरीके की बातें कर रहे हो, हमें ये एक साथ मिलके ही करना होगा।
तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं पिछले 30 सालों से उस डार्क मल्टीवर्स के अंदर कैद था और मैंने देखा कि मैं कितना ज़्यादा बेबस हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा आदमी हूँ जो कि एक बैड कॉस्ट्यूम पहन के लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, और इस डार्क मल्टीवर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं जिसको मैं करके ठीक कर सकूँ। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन बैटमैन को थोड़ी सी उम्मीद देता है और उसका जोश बढ़ाता है और कहता है कि तुम हमेशा से मेरे साथ थे और इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे भी हैं, तो इसलिए हम आगे भी एक साथ ही जाएंगे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन और सुपरमैन उस पोर्टल के अंदर से जाते हैं जहाँ पे वो बेसिकली उस वर्ल्ड फॉर्ज की तरफ जा रहे हैं जहाँ से सबकी शुरुआत हुई है। इसी के बाद वो वंडर वुमन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो मिस्टर टेरिफिक, ग्रीन लैंटर्न, एक्वामैन और डेथस्ट्रोक से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो अपने अपने मिशन के ऊपर फंसे हुए हैं। और वंडर वुमन कहती है कि कुछ नहीं, किसी से कोई खबर नहीं मिल रही। डॉक्टर, क्या आप सेंस कर सकते हैं कि आखिरकार ये मेज़ कहाँ है? तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं उस मेज़ को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेंटली। लगता है कि यहाँ पे कुछ और भी है जो कि हमें परेशान कर रहा है। तो वंडर वुमन कहती है कि ये बात तो मैंने भी महसूस करी है, लेकिन आखिरकार ये चीज़, ये फीलिंग आ कहाँ से रही है? तो वहीं से डॉक्टर फेट कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी कॉस्मिक स्केल के ऊपर है, काफ़ी खतरनाक तरीके की एनर्जी। मैंने इसको पहले भी महसूस किया था, लेकिन अब मैं इसको कुछ ज़्यादा ही महसूस कर रहा हूँ। ये एनर्जी ज़रूर किसी ना किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ या किसी पावरफुल शख्स से आ रही है। और अगले पल वंडर वुमन बोलती है कि कैंड्रा, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? और अगले पल कैंड्रा बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात को सुना होता वंडर वुमन, तो ऐसा कुछ ना होता। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि एक दिमाग को लेकर अपने हाथ में खड़ी हुई है रॉकेट इटर्निटी के पास। और वहीं से हम देखते हैं वंडर वुमन कहती है कि कैंड्रा, आखिरकार ये क्या चीज़ और तुम ये क्या कर रही हो? तो डॉक्टर फेट बोलते हैं कि माय गॉड, ये तो एस्ट्रल ब्रेन ऑफ एंटी मॉनिटर है, एक कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर। कैंड्रा, अगर ये प्योर एंटी मैटर जो है इस मल्टीवर्स के सेंटर से पास होके डार्क मल्टीवर्स को हिट करता है, तो तुम समझते हो ना कि इसका क्या मतलब है? तो कैंड्रा बोलती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, उसका मतलब ये है कि सारी की सारी चीज़ें उड़ के ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस बात को जानती हूँ और काउंसिल ऑफ इमोर्टल्स ने मुझे इस बात के लिए इंटरेस्ट किया था कि मैं यहाँ पे आके इस पूरे के पूरे काम को करूँगी अगर हम सारी की सारी उम्मीदों को खो बैठेंगे। तो डॉक्टर फेट बोलते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ पूरे के पूरे डार्क मल्टीवर्स को नहीं बल्कि शायद हमारी इस यूनिवर्स को भी ख़त्म कर दोगी। और वंडर वुमन भी यही समझा रही होती है, देखो तुम इतनी जल्दी उम्मीद क्यों खो रही हो? मैं जानती हूँ कि सब कुछ खोता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बैटमैन और सुपरमैन अभी भी कहीं पे मौजूद हैं, कार्टर को ढूंढने में लगे हुए हैं। वो ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं से कैंड्रा बोलते कि नहीं, कार्टर अब जा चुका है और मुझे ये करना ही होगा। और वंडर वुमन बोलती कि कैंड्रा, डॉक्टर आखिरकार इसको हो क्या गया, ये अजीब हरकतें क्यों कर रही है? और अगले पल कैंड्रा वहाँ ज़मीन के ऊपर गिर जाती है और वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली कैंड्रा यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है और वो ट्रांसफॉर्म होना लगती है और कहती है कि मैं कैंड्रा नहीं बल्कि मैं हूँ लेडी ब्लैक हॉक एंड ऑल रोड्स लेड टू द डार्कनेस। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बारबेटोस ने जो है वो कैंड्रा के दिमाग के ऊपर काबू पा लिया है और उसको अपना पुतला बना ही लिया है। लेकिन वहीं से डॉक्टर फेट बोलते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें इस पूरे के पूरे जाल से बाहर निकाल के ही रहूँगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर फेट के ऊपर एक बिजली का खतरनाक झटका गिरता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही तुम आज किसी को बचाने वाले हो। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि ब्लैक एडम आता है और सीधा डॉक्टर फेट के ऊपर अटैक करके उनको गिरा देता है। और वहीं से वंडर वुमन कहती है कि ब्लैक एडम, लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? और वहीं से ब्लैक एडम कहता है कि हम भी जो है वन ऑफ द इमोर्टल्स हैं, हम कैंड्रा के साथ काम करते थे और हम काफ़ी टाइम से इस पूरे की पूरी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो इसलिए मैंने और वैंडल सैवेज ने मिलकर जो है बारबेडोस के साथ एक डील कर ली है। तो इसलिए अगर तुम मुझे ये दिमाग दे देती हो तो मैं तुम्हारे लिए सारी की सारी चीज़ों को पेनलेस बना दूंगा, ऑलमोस्ट। लेकिन वंडर वुमन कहती है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ड्रीम जो है वो यहाँ पे सुपरमैन और बैटमैन को वर्ल्ड फॉर्ज के ऊपर भेज देता है उस अपने पूरे पैसेज के जरिए। और सुपरमैन बोलता है कि दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये इतनी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है, वर्ल्ड फॉर्ज मुकम्मल डार्क हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण तो बाकी है। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि कार्टर हॉल के जर्नल के अंदर मैंने पढ़ा था, उसने कसम खाई थी द फॉर्ज वॉज सपोज टू बी अ प्लेस ऑफ क्रिएशन एंड बिगिनिंग। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि तुमने ठीक कहा ब्रूस, कि मैंने ऐसा लिखा ज़रूर था, मैंने ऐसी कसम खाई ज़रूर थी, लेकिन मैं गलत था। ब्रूस वेन, आई एम कार्टर हॉल, ड्रैगन ऑफ बारबेटोस, कीपर ऑफ द डार्क फॉर्ज, एंड देयर आर ओनली एंडिंग्स हियर। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली जितना वर्ल्ड फॉर्जर का एक ड्रैगन हुआ करता था, अब उस वर्ल्ड फॉर्जर को तो उस ड्रैगन यानी बारबेडोस ने मार के उसकी जगह ले ली, लेकिन उसने अपने लिए एक नया ड्रैगन क्रिएट कर लिया है। और वो ड्रैगन दरअसल कोई और नहीं बल्कि हॉकमैन यानी कि कार्टर हॉल है, जो कि अब इस पूरे के पूरे वर्ल्ड फॉर्ज को जो है फॉर्जर के हैमर के साथ मिल के यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। टू बी कंटिन्यूड।